नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां एक गुप्त खाई से उठता है विनाश का धुआं और एक ऐसा स्कूल जो बाहर से जितना चमकदार दिखता है अंदर से उतना ही भयानक है। तो कहानी की शुरुआत होती है दो आम आदमियों से, राकेश और रंजीत, जो एक दूर दराज के जंगल से गुजर रहे होते हैं। इत्तेफाक से उन्हें वहाँ एक रहस्यमयी विशाल गड्ढा सिंक होल दिखाई देता है। उस खाई से लगातार एक भयानक बदबूदार गैस निकल रही थी और जब उन्होंने उसमें आग जलाई तो हैरानी की बात यह थी कि लौ हल्के हरे रंग की थी, जो कि बहुत असामान्य था। रंजीत ने नीचे लकड़ी की एक छड़ी फेंकी, सोचा कि शायद इससे गहराई का अंदाजा लग जाए, लेकिन वो नहीं जानता था उसकी ये हरकत एक प्राचीन जीव को जगा देगी जो सदियों से उस खाई के नीचे सो रहा था। और फिर शुरू होता है तांडव। खाई के आसपास के गांवों में अचानक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। पूरा इलाका तबाही में डूब जाता है। अब हमें दिखाया जाता है शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में। यहाँ एंट्री होती है आरव की, जो एक बस से उतर कर आता है देश के सबसे महंगे और नामी गिरामी स्कूल श्रीराज एलीट एकेडमी में। यह स्कूल उसके माता पिता के लिए भविष्य का स्वर्ण द्वार है। यहाँ से पढ़कर वो भी ऊंची सोसाइटी का हिस्सा बन सकता है, यही उनकी उम्मीद है। आरव भी यही सोचता है, लेकिन उसकी सोच तब हिल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है उसके नए रूममेट निखिल से। निखिल उसे बताता है ये स्कूल ऊपर से जितना शानदार दिखता है अंदर से उतना ही नर्क जैसा है। आरव पहले तो मजाक समझता है, लेकिन जब वो पूरे उत्साह के साथ स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में जाता है वहाँ उसकी नजर पड़ती है एक सीनियर लड़की पर, कव्या। वो काफी सुंदर और एलिगेंट थी। आरव अनजाने में उसकी तरफ बढ़ता है, कुछ कहने ही वाला होता है, तभी विवेक ने सामने आकर उसे रोक देता है। वो सख्त लहजे में कहता है निचले ग्रेड के बच्चों को सीनियर से बात करने या देख लेने तक की अनुमति नहीं है। आरव सहम जाता है। बाद में निखिल धीरे से बताता है विवेक का परिवार इस स्कूल में पीढ़ियों से काम कर रहा है। आज वो स्कूल का अनुशासन प्रमुख है, हर बात पर उसकी चलती है। तभी मंच पर आते हैं स्कूल के प्रिंसिपल रघुवंशी। दो टीचरों की सुरक्षा में आते हैं और भाषण शुरू करते हैं। शुरुआत में बड़ी बड़ी बातें, आदर्श, संस्कार, चरित्र वगैरह, लेकिन असली बात सिर्फ दो थी। एक, झील में कोई छात्र नहीं नहाएगा। दो, कोई छात्र जंगल में बिना इजाजत नहीं जाएगा। बिल्कुल अजीब सी पाबंदियां। उधर एक टीचर अभिजीत इस बोरिंग सेरेमनी को छोड़कर जंगल में मॉर्निंग रन के लिए चला गया। तभी जंगल से आती है एक तेज आवाज। वो रुककर देखता है, सामने एक बहुत ऊंची इमारत खड़ी थी जो अभी कुछ हफ्तों में ही बनी थी। अभिजीत हैरान था, ये तो वही प्रेशर टॉवर है जो किताबों में था, पर इतनी जल्दी बन कैसे गया। तभी एक अजीब सा आदमी दौड़ता हुआ आता है। वो था भीमा, एक स्थानीय आदिवासी। वो गुस्से से चिल्ला रहा था, तुम लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। जैसे ही वो मंच पर चढ़ता है विवेक फुर्ती से आता है और उसे पकड़कर सीधा बाहर फेंक देता है। लेकिन प्रिंसिपल को पता था भीमा क्या कह रहा था। वो माइक पर आकर बताता है हमारे स्कूल के नीचे मौजूद है एक अमूल्य संसाधन, तरल नमक, लिक्विड सॉल्ट सॉल्यूशन। हमने एक प्राइवेट माइनिंग कंपनी से समझौता किया है और यहाँ शुरू की है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, हाइड्रोफ्रैकिंग, सबसे आधुनिक खुदाई तकनीक। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस तकनीक से जमीन के भीतर तक दरारें पड़ सकती हैं। और कुछ ही दिन खुदाई के बाद स्कूल के पास दिखाई देता है वही रहस्यमयी विशाल खाई। रिसर्चर्स रिपोर्ट देते हैं स्कूल के नीचे एक बेहद जटिल गुफा सिस्टम है और वहाँ कुछ है जो हिल रहा है, कुछ बड़ा और शायद जिंदा भी। टीम का चीफ शेखावत सोचता है क्या ये किसी समूह में रहने वाले प्राचीन जीव की कॉलोनी है। आरव अचानक एक हल्का कंपन महसूस करता है। फिर एक तेज आवाज के साथ एक हेलीकॉप्टर स्कूल की छत के ऊपर से उड़कर निकल जाता है। आरव का दिल बेचैनी और डर से कांप उठता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने जाती है कव्या, गोल्डन हेयर सीनियर, उस क्लास के बाहर खड़ी होती है। उसे देखकर आरव के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और उसका डर कुछ पल के लिए गायब हो जाता है। लेकिन फिर वही पुराना संकट वापस आता है। विवेक फिर से आ जाता है और आरव को सख्त चेतावनी देता है, तुम बार बार नियम तोड़ रहे हो। इतना ही नहीं, इस बार वो टीचिंग ऑफिस तक जाता है और एक औपचारिक सजा लागू करवा देता है। सजा क्या थी? आरव और उसके सभी रूममेट्स को 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। निखिल, जो कि शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर था, दौड़ते दौड़ते थक कर बेहोशी की हालत में झील के पास गिर पड़ता है। लेकिन विवेक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस दूर से इशारा करता है, स्कूल अभी दूर है, दौड़ते रहो। बाकी रूममेट्स मजबूरी में दौड़ते रहते हैं, लेकिन आरव वहीं रुक जाता है और निखिल की देखभाल करता है। वो दोनों झील के किनारे बैठते हैं। अचानक उन्हें बहुत ही गंदी बदबू महसूस होती है। निखिल चिढ़कर कहता है क्या यह झील किसी नाले से जुड़ी है? समय नाश्ते का हो चुका था, इसलिए वो आरव को शॉर्टकट रास्ते से स्कूल लौटने का सुझाव देता है। एक छोटा जंगल जो पुल के नाम से जाना जाता है। अब उन्हें प्रिंसिपल डॉ रघुवंशी की चेतावनी याद थी, लेकिन इस वक्त उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं थी। वे दोनों जंगल से होकर गुजरने लगते हैं। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें दिखाई देता है वही विशाल हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग टावर जो हाल ही में बना था। दोनों हैरान रह जाते हैं, इतनी बड़ी मशीन स्कूल के पास। तभी एक गश्ती टीम वहाँ से गुजरती है। आरव और निखिल डर के मारे झाड़ियों में छिप जाते हैं। वहाँ उन्हें दिखाई देता है एक सुरक्षा पट्टी और उसी के अंदर है वही रहस्यमयी खाई जो कुछ दिन पहले बन चुकी थी। खाई से आती बदबू और झील की बदबू एक जैसी थी। आरव और निखिल समझ जाते हैं ये गैस शायद नेचुरल गैस है और बेहद खतरनाक है। वो लोग वहाँ एक छोटा सा आग का टुकड़ा डालते हैं और जैसे ही आग लगती है फिर से हरा रंग दिखाई देता है। इसका मतलब वहाँ वही खतरनाक गैस मौजूद है। वे खाई की गहराई जानने की कोशिश कर ही रहे थे कि ऊपर से अचानक अलार्म बज उठता है। शोधकर्ताओं की टीम ने उनकी उपस्थिति भांप ली थी। आरव और निखिल डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में टकरा जाते हैं कुछ लोकल आदिवासी कैंपर्स से और उनमें से एक था भीमा, वही नौजवान जो स्कूल के उद्घाटन समारोह में विरोध कर रहा था। भीमा की आंखों में गुस्सा था। वो आरव और निखिल को देखता है और हंसते हुए कहता है तुम लोग खुद को समाज का एलीट समझते हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम लोग अंधे हो। वो खाई, वो ग्रीन फ्लेम, वो नरक का दरवाजा है और तुम्हारा स्कूल इसकी कीमत चुकाएगा। आरव और निखिल कुछ नहीं बोल पाए। उनके मन में अजीब सा डर बैठ गया था। उस रात आरव को भयानक सपना आता है। वो चीखते हुए उठता है, उसे बिल्कुल नींद नहीं आती और फिर वो चुपचाप सीढ़ियों की ओर जाता है, मोबाइल निकालकर कुछ देखने लगता है। लेकिन तभी एक टीचर की नाइट पेट्रोलिंग टीम वहाँ पहुंच जाती है। आरव डर के मारे एक अंधे कोने में छिपने लगता है और तभी उसका
उसका पैर फिसलता है और वो एक गुप्त भूमिगत कमरे में गिर जाता है। वहाँ उसे दिखाई देती है एक बंद और जंग खाई हुई लोहे की दरवाजा और उस दरवाजे पर एक गायब हुए स्टूडेंट का नाम लिखा होता है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अगली सुबह वो डर के मारे अपनी माँ को फोन करता है, माँ मुझे यहाँ से ले चलो, ये स्कूल बहुत अजीब है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो जाने की सोचता है, कव्या गोल्डन हेयर सीनियर फिर से सामने आ जाती है। फोन कॉल खत्म होते ही आरव ने दिल की सारी उलझने झटक दी और दौड़कर मौका पकड़ा कव्या से बात करने का। वो जानता है कि ये पल दोबारा नहीं आएगा। कव्या मुस्कुराकर बताती है, मैं यहाँ 5 साल से रह रही हूँ, यहाँ की अंदरूनी बातें और रहस्य सब जानती हूँ। वो आगे कहती है, आरव अगर तुम ये 5 साल निकाल गए, समझो स्वर्ग पा लिया। उसकी आत्मविश्वासी मुस्कान में एक अलग ही जादू था। आरव के दिल की धड़कनें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन तभी विवेक, सिल्वर हेयर डिसिप्लिन अफसर, अचानक प्रकट हो जाता है, हाथ में फुलझड़ी जैसी एक जलती हुई पटाखा बम लेकर। वो उसे आगाह करता है, सीनियर गर्ल से बात करना नियम के खिलाफ है। आरव झील के किनारे तक पीछा किया जाता है और विवेक फिर से एक पटाखा उसकी तरफ फेंकता है। आरव उसे झील की ओर लात मार देता है, लेकिन जैसे ही वो पानी में गिरता है, भयंकर विस्फोट होता है। ये घटना सीधा प्रिंसिपल रघुवंशी तक पहुंचती है। वो कहती है, ये सिर्फ एक छोटा सा नेचुरल गैस लीकेज था। मैंने एक्सप्लोरेशन टीम से पुष्टि कर ली है, लेकिन प्रोफेसर अभिजीत सहमत नहीं है। उन्हें लगता है कि ये सब हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के साइड इफेक्ट्स हैं। रघुवंशी फौरन इनकार कर देती हैं और बोलती हैं, पुरानी गैस पाइपलाइनें हैं, शायद वो ही फटी होंगी। इसके बाद वो मुख्य विषय से ध्यान हटाती है और आरव, विवेक और कव्या को वीकेंड में घर जाने से बैन कर देती है। आरव का दिल टूट चुका है। वो देखता है कव्या किसी और लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही है। उसका दिल और भी टूट जाता है। उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। तभी स्कूल की पूरी बिल्डिंग कांपने लगती है, सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। शुक्र है उस दिन वीकेंड था और स्कूल में कम छात्र थे। लेकिन स्कूल से दूर खनन क्षेत्र में कुछ और खतरनाक हो रहा था। माइनिंग साइट पर जांचकर्ता एक बार फिर तलहटी में चलती चीज महसूस करते हैं। तभी लोहे की सिक्योरिटी फेंसिंग को कोई भयानक ताकत से टक्कर मारता है और फिर फेंसिंग फट जाती है। दरवाजा खुलते ही भयानक राक्षसी जीव दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं और इंसानों पर हमला कर देते हैं। पास में ही स्थानीय निवासी भी कैंपिंग कर रहे थे, भीमा और उसकी टोली। उन्हें भी इन राक्षसों ने घेर लिया। भीमा दूर से एक हेलीकॉप्टर देखता है। वो मदद के लिए हाथ हिलाता है, लेकिन अगले ही पल हेलीकॉप्टर आसमान से सीधा गिर जाता है। स्कूल में आरव अपनी खिड़की से यह सब देखता है। क्या वो वही गड्ढा है? वहाँ कुछ हो रहा है। वो निखिल को बुलाता है, यहाँ बैठे रहने से अच्छा है, चलो जाकर देखते हैं। तभी सामने दिखती हैं 2 परछाइयां, कव्या और उसकी फ्रेंड। वो भी नींद न आने के कारण बाहर निकली थी। अब चारों साथ मिलकर जंगल की ओर निकलते हैं। लेकिन जब वो भीमा के कैंप के पास पहुंचते हैं, सभी टेंट तबाह हो चुके थे, लेकिन एक भी इंसान नहीं दिखता। उनके कदम अब गैस कंपनी की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक कार दिखती है, हेडलाइट ऑन है, लेकिन ड्राइवर गायब। तभी कव्या को घास में कुछ हरकत महसूस होती है। वो झुकती है, वहाँ एक अजीब सा जानवर होता है। कव्या को लगता है वो क्यूट है, लेकिन तभी वो जानवर अचानक उस पर झपट पड़ता है। घबराकर कव्या अपना जैकेट उतारकर जानवर को लपेटती है और उसे जोर जोर से जमीन पर पटकती है। जब तक वो बिल्कुल शांत न हो जाए तब तक वह मारती रहती है। जब जानवर मर जाता है, सब मिलकर उसकी बॉडी को देखकर हैरान होते हैं। ये कोई नॉर्मल प्राणी नहीं था। तभी पास से भयानक चीख सुनाई देती है। सब दौड़कर वापस स्कूल आते हैं और प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं। टीचर उस जानवर को गौर से देखती है। ये कोई अजीब मांसाहारी जीव है, शायद जमीन के नीचे सालों से रहता रहा हो। कव्या कहती है, हमें तुरंत पुलिस बुलानी चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल साफ मना कर देती है। मैं सोमवार को सैंडवर्म स्क्वाड को बुला लूंगी। कव्या गुस्से से बोलती है, अगर पुलिस नहीं बुला सकती तो कम से कम हमें यहाँ से निकालो। तभी बाहर से जानवरों की डरावनी आवाज आती है। निखिल देखता है कि तेल का पीला फ्लेम अब हरा हो गया है। वो कुछ कह ही रहा था कि खिड़की के पास बैठी एक टीचर पर राक्षस छलांग लगाकर हमला कर देता है। सबके होश उड़ जाते हैं। चीख पुकार, भगदड़, भागो भागो। और इसी बीच सिर्फ प्रिंसिपल का पालतू कुत्ता जानवर से भिड़ता है। बाकी सब लोग भाग जाते हैं। प्रिंसिपल अपनी कार स्टार्ट करती है। जैसे ही जाने लगती है, उसे याद आता है, मेरा कुत्ता वो तो पीछे ही रह गया है। उधर आरव और उसके दोस्त अब भी स्कूल में ही हैं। गाड़ी में बैठे आरव, कव्या, निखिल और उसकी फ्रेंड अब भी इसी सोच में थे कि क्या और लोगों का इंतजार करें या निकल जाएं। और तभी प्रिंसिपल रघुवंशी का शव टुकड़ों में बंटकर उनकी ही कार के बोनट पर गिरता है। वही राक्षस उनका पीछा करते हुए आ चुका था। आगे बैठे आरव फौरन गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाता है। गाड़ी को मोड़ते हुए एक पूरा चक्कर काटता है ताकि राक्षस छूट जाए, लेकिन जानवर अब भी पीछा कर रहा था। तभी कव्या ने पीछे से कंट्रोल लिया, स्टीयरिंग संभाल लिया और स्पीड को फुल थ्रॉटल तक पहुंचा दिया। तेजी से गाड़ी राक्षस से टकराई और अगले ही पल राक्षस का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। वो बन चुका था मांस का कीचड़। आरव सबको चेताता है, खुश मत हो, कौन जानता है ऐसे और कितने होंगे। अब गाड़ी तेजी से स्कूल से बाहर निकल रही थी, लेकिन अचानक कव्या ने ब्रेक मार दिया। सब चौंक गए। क्यों रुकी? वो बोली, मेरा भाई अभी भी स्कूल में है। आरव को एकदम याद आया, जिस लड़के के साथ कव्या पहले दिखी थी वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं, भाई था। उसका दिल खुशी से झूम उठा। भाड़ में जाए खतरा, मैं चलता हूँ तुम्हारे भाई को बचाने। सब फिर स्कूल लौटते हैं। स्कूल के स्टोर रूम से हथियार उठाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स गियर, कुछ हॉकी स्टिक और कुछ केमिकल्स। अब इनका मिशन है कव्या के भाई को बचाना और राक्षसों से लड़ना। दूसरी तरफ कव्या का भाई राहुल इस समय स्कूल के फैशन शो में शराब पीकर झूम रहा है। निखिल दूर से देखता है और बोलता है, वाह रे सीनियर, मौत सिर पे है और ये पार्टी में है, अटी में। आरव अपनी वीरता दिखाने के चक्कर में सीधा दौड़ पड़ता है राहुल को बचाने, लेकिन उसे गलती से शो के एक एक्ट का हिस्सा समझकर पकड़ लिया जाता है और उसे रस्सियों से बांधकर प्रॉप बना दिया जाता है। और तभी विवेक, सिल्वर हेयर अफसर, फिर प्रकट होता है। आरव, तुमने फिर नियम तोड़ा है। लेकिन तभी 3 राक्षस एक साथ भीड़ पर टूट पड़ते हैं। चीखों से पूरा हॉल गूंज उठता है। पार्टी पल भर में नरक बन जाती है। उसी दौरान कव्या दौड़कर आरव की रस्सी खोलती है। सब भागने लगते हैं, राक्षस पीछे पीछे। तब तक प्रोफेसर अभिजीत भी मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले ही एक और राक्षस छलांग लगाकर उन पर हमला करता है। वो गिरते हैं, लेकिन उनके हाथ
हाथ में एक लंबा झाड़ू या बांस जैसा डंडा था जो सीधे उस राक्षस के सीने में जा घुसता है। बचे हुए छात्र अब समझ चुके हैं ये जानवर मारे जा सकते हैं अगर सही जगह वार किया जाए। अब सभी छात्रों ने मिलकर उस राक्षस को टुकड़ों में काट डाला, पर यह राहत पल भर की थी। बाहर अब हजारों राक्षस मंडरा रहे थे। सभी छात्रों ने स्कूल बिल्डिंग के स्टोर रूम में शरण ली। अब दो ही विकल्प थे, एक यहीं बैठकर रेस्क्यू का इंतजार करें, दो या कोई रास्ता ढूंढे और खुद बाहर निकले। और तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है। विवेक हाथ में गन लेकर अंदर घुस आता है। प्रोफेसर अभिजीत को गोली मार देता है और कहता है, मैं जानता हूँ स्कूल से बाहर निकलने का एक सीक्रेट रास्ता, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो शर्त रखता है, आरव सबसे बड़ा नियम तोड़ने वाला है, उसे ही बाहर भेजा जाए राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए। आरव ये बर्दाश्त नहीं करता, वो झट से कूद पड़ता है, विवेक को धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है और दोनों में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। और तभी निखिल दूर से निशाना लगाकर विवेक के हाथ में गोली मारता है। विवेक जख्मी होकर चिल्लाता है, तुम लोग क्या सीक्रेट रास्ता नहीं जानना चाहते? फिर जेब से निकालता है एक सिग्नल गन, लेकिन खिड़की तोड़कर दो राक्षस अंदर घुसते हैं और बिना देर किए विवेक को दो टुकड़ों में चीर डालते हैं। प्रोफेसर अभिजीत अब घायल हो चुके हैं, फिर भी आखिरी दम पर छात्रों को बचाने के लिए खुद पीछे रुकते हैं ताकि वो सब सुरक्षित भाग सकें। अब आरव को याद आता है स्कूल के बेसमेंट में एक पुरानी सुरंग है। वो अब इस बात की परवाह नहीं करता कि ये विवेक की बताई सुरंग है या नहीं, सब उसी में उतर जाते हैं। लेकिन जैसे ही अंदर गए, दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग्स और म्यूरल्स ने सबका ध्यान खींचा। पता चलता है ये स्कूल असल में बनाया ही गया था राक्षसों को बंद करके रखने के लिए। ये सारी सुरंगें खुद राक्षसों ने बनाई हैं। अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अंधेरे में सभी दौड़ने लगे और तभी सामने आता है एक पुराना जाना पहचाना चेहरा, स्थानीय आदिवासी भीमा, बड़े दाढ़ी वाला, जो पहले हेलीकॉप्टर हादसे से बाल बाल बचा था। उसने बताया वो भी कभी इसी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब उसका भाई इन्हीं सुरंगों में गायब हुआ तभी उसने जाना कि ये राक्षस सच में मौजूद है। उसने बताया कि गैस की खुदाई जो स्कूल के नीचे चल रही थी राक्षसों के इलाके में घुसपैठ कर रही है। स्कूल का प्रिंसिपल ये जानकर भी मुनाफे के लिए खुदाई करवा रहा था। और तभी एक और राक्षस अंधेरे से निकलकर हमला करता है। भीमा बिना सोचे समझे खुद को उसके सामने झोंक देता है। उसका शरीर खून से भीग जाता है, लेकिन जाते जाते वो सभी को सही सुरंग दिखा देता है और आखिरी सांस तक राक्षस को रोक कर रखता है। सभी छात्र अब भागते हैं। जहाँ रास्ते में जो राक्षस मिलता है, तलवार, रॉड, स्टिक, जो हाथ आता है उससे लड़ते हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद वो आखिरकार सुरंग का अंतिम द्वार खोज लेते हैं। सभी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आरव एक पल रुकता है। उसे याद था इस सुरंग में प्राकृतिक गैस भरी पड़ी है। वो एक लाइटर जलाता है और उसे सुरंग में फेंक देता है और फिर होता है वो धमाका। पूरा स्कूल, सभी सुरंगें और शायद बचे हुए राक्षस, सब कुछ एक भीषण विस्फोट में राख में तब्दील हो जाते हैं। और इसी के साथ कसाई खाने के नियम, रूल्स ऑफ द स्लॉटर हाउस की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खतरनाक कहानी में फिर मिलेंगे।